Hello everyone, welcome to you in PYQ series of Bihar Special in the subject of history। हम लोगों ने पिछले दो लेक्चर में बिहार से जो भी स्पेशल क्वेश्चंस जो है हिस्ट्री के सेक्टर में खासकर एंशियंट मेडाइवल और मॉडर्न के सेक्टर में जो क्वेश्चंस आए हैं बिहार से जो एसोसिएटेड है उसको हम लोगों ने कवर किया। अभी जो कुछ सेक्शंस क्वेश्चंस हैं कि आज हम लोग उसको कवर कर लेंगे पूरे तरीके से। और तो चलिए हम लोग अब ये स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि हु एस्टैब्लिश स्वराज दल इन बिहार। बिहार के अंतर्गत स्वराज दल किसने बनाया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप जानते हो स्वराज दल कब बनता है, यानी कि स्वराज दल ये वही 1920 और 1922 के दौरान, जब आपको पता है कि इंडिया के अंतर्गत एनसीएम चल रहा था, तो गांधी जी ने क्या किया कि एनसीएम को वापस विथड्रॉ कर लिया ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट, जो 5 फरवरी को देखेंगे कि 22 जो पुलिस मैन है जो यूपी के अंतर्गत चौरी चौरा में उनको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है पुलिस थाना के अंतर्गत। उस इंसिडेंट के बाद गांधी जी करते क्या है कि जो एनसीएम है उसको विथड्रॉ कर लेते हैं। अभी इसी से होता क्या है कि बहुत सारे जैसे कि पॉलिटिकल लीडर हैं, जैसे सी आर दास हो गए और मोतीलाल नेहरू हो गए, तो उनका मान्यता है कि भाई ये गलत बात है, आपने एनसीएम क्यों ले लिया, क्योंकि जिस तरीके से एनसीएम का इम्पैक्ट भारत पर पड़ रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट चल रहा था। अगर कंटिन्यू रहता तो भारत का जो इंडिपेंडेंस है बहुत इजीली और बहुत जल्द ही मिल जाता है। तो इस तरीके के बातें होता था। अब इससे होता क्या है कि जो अगर थोड़ी सी हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं, तो आप देखोगे क्या कि इसके वजह से क्या होगा कि एनसीएम को विथड्रॉ करने से, जब एनसीएम विथड्रॉ हो गया, उससे होगा क्या, उससे होगा कि जो यूथ थे, यूथ जो थे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट हुए थे, अब उनका पार्टिसिपेशन देखोगे अलग अलग सेक्टर में अब दिखने लगेगा। ये जो यूथ हैं, अब कुछ ना कुछ ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट हो जाएंगे। साथ ही देखोगे और भी जो कुछ यूथ हैं जो कि देश के जो सोशल एक्टिविटी है उसमें भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से यूथ का पार्टिसिपेशन दिखने लगेगा। साथ ही जो और भी जो नेशनल लेवल के जो पॉलिटिशियन हैं, ठीक ना, नेशनल लेवल के जो लीडर हैं, जैसे कि अगर बात करें सी आर दास साहब हो गए, ठीक है, उसके बाद सीनियर नेहरू जो हो गए, यानी मोतीलाल मोतीलाल नेहरू। तो आप देखोगे इनका अलग ही डिमांड रहेगा। ये कहेंगे कि हम लोग अब आईएनसी के अंतर्गत, मान के चलो कि आईएनसी है, तो आईएनसी के अंतर्गत एक छोटा सा विंग का स्थापना होता है जिसको कांग्रेस अ, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम दिया जाता है, ठीक है ना। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जो था ये कांग्रेस के अंतर्गत ही रहता है, लेकिन ये इनका मान्यता रहता है कि हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर से पार्टिसिपेट होंगे और मूवमेंट करेंगे, और हम लोग उनकी अपने देश की इंडिपेंडेंस को लेकर डिमांड रखेंगे। ये इनकी इस तरीके का लीडरशिप रहता है। तो उसी तरीके से आप देखोगे कि इनका जो स्वराज दल है, और आप एक और बात है कि आपको एक और बात याद होगा कि 1922 के, ठीक ना, जो सेशन होगा, आई थिंक 37th सेशन है आईएनसी का, वो गया में हेल्ड होगा, ठीक ना। आप जान लो कि ये जो अंडर द, हम लोग ये पीछे भी बात किए हैं, अंडर द लीडरशिप, लीडरशिप यानी कि प्रेसिडेंटशिप में, किसके प्रेसिडेंटशिप में होता है, सी आर दास जी के लीडरशिप में ये सेशन होता है। और यहीं से आपको कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल का स्वराज पार्टी का स्थापना होता है। तो यही सी आर दास जी का जो इनके जो फॉलोअर हैं, जैसे कि आप देखोगे श्री कृष्ण सिंह हो गए, श्री कृष्ण सिंह हो गए, और भी जो छोटे छोटे लीडर हैं बिहार के अंतर्गत, मतलब बिहार के लिए बड़े रोल प्ले करने वाली पर्सनालिटी हैं स्वराज दौर के दौरान। तो ये लोग क्या करेंगे कि
बिहार में स्वराज दल का स्थापना करने की डिमांड करेंगे। किस चीज़ की डिमांड करेंगे? स्वराज दल की। तो अब आपको तो ये बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग बात किस चीज़ की कर रहे हैं, स्वराज दल की बात कर रहे थे। तो स्वराज दल अगर आप देखोगे, हम लोगों ने बात किया तो किसके ने कौन से लीडर हैं इसमें स्वराज दल में? तो श्री कृष्ण सिंह इसमें पूरे तरीके से पार्टिसिपेट होंगे। अब पार्टिसिपेट होकर मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करने के लिए आते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, मैंने बताया था कि जो फर्स्ट जो डिप्टी सीएम हैं एन सिन्हा साहब, उनका भी आप देखोगे स्वराज दल के फॉर्मेशन में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये लोग किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं? स्वराज दल का। बात समझ में आ गया? तो ये स्वराज दल से बातें था रिलेटेड। काम क्या था स्वराज दल का? तो ऑब्जेक्टिव वही जो नेशनल लेवल का जो ऑब्जेक्टिव था, सेम ऑब्जेक्टिव रूरल लेवल पर भी उसको भी दिया गया था। क्या था कि जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेशन करना है। लेजिस्लेटिव जो इलेक्शन है उसमें क्या करना है? पार्टिसिपेशन करना है। ठीक ना? हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल, इनका मान्यता था कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू क्या करेंगे, चीज़ों को रिफॉर्म करने का कोशिश करेंगे। साथ ही अपोज करेंगे ब्रिटिश जो कॉलोनियल पॉलिसी है काउंसिल के अंतर्गत, उसको अपोज करना है। तो क्या करना है? अपोज द ब्रिटिश, ठीक ना, पॉलिसी को अपोज करना है। कहाँ पर? काउंसिल के अंतर्गत। बात समझ में आ गया? ये लोग तीसरी अगर इनकी ऑब्जेक्टिव देखोगे तो यही करेंगे क्या कि नेशनलिस्ट आइडियाज है, साथ ही जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है पीपल के अंतर्गत। मैंने क्या बोला? नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट आइडियाज हो गया। साथ ही देखोगे जो पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात हो रहा है तो ये लोग क्या करेंगे? इसको बढ़ावेंगे। बात समझ में आ गया? तो ये इनका ऑब्जेक्टिव रहता है स्वराज दल का बिहार के अंतर्गत। बात क्लियर हो गया? तो अभी हम लोग बात किए थे ये कब फॉर्मेशन होता है बिहार के अंतर्गत? 1923 के आसपास के टाइम पीरियड में इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो अब या आई थिंक हमको लग रहा है कि इसको रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सा बातें था आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन क्या था? हु एस्टेब्लिश द स्वराज दल इन बिहार? तो बिहार के अंतर्गत स्वराज दल स्थापना करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल बंकिम चंद्र, संचिंद्र नाथ सन्याल। नहीं जी, ये हो जाएगा ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह। आंसर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियरिटी हो गया होगा। अगला जो टॉपिक है इसमें कि नेम द रिवोल्यूशनरी from the Bihar who attend the meeting of Hindustan Socialist Republic Army in the सितंबर 1928 के अंतर्गत। वो कौन से रिवोल्यूशनरी हैं उनके बारे में हम लोग को बात करना है। तो अगर देखा जाए कि बिहार के अंतर्गत जो बहुत सारे रिवोल्यूशनरी हुए, जैसे में आप देखो भगत सिंह है, वो बिहार से तो नहीं है, आपको पता है कि ये पंजाब से है, पंजाब के इलाका से आते हैं। ज्योतिन्द्रनाथ, ज्योतिन्द्रनाथ और अजय घोष, अजय घोष साहब जो हैं बंगाल से बिलोंग करते हैं। और ज्योतिन्द्रनाथ ये सब, ये ज्योतिन्द्रनाथ ये भी बंगाल के हैं। बात रहा कि फणींद्रनाथ घोष, ये फणींद्रनाथ जो घोष हैं ये एक्चुअली बिहार से आते हैं। ठीक ना, बिहार के रीजन से आते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं कि फणींद्रनाथ जो घोष हैं और इनके रिलेटेड आज ये क्या करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आंसर ए हो गया। तो आओ हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या है रिवोल्यूशनरी जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी है उससे एसोसिएटेड बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ठीक है, आप याद रखना इसको बोलते हैं हासरा। ठीक है, पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी हुआ करता था, ये बाद में सोशलिस्ट इसमें ऐड हो जाता है तो ये हसरा बन जाता है। ये जो मेन एजेंडा का है इसमें बहुत सारे जो इनके अगर लीडर आप देखोगे तो बहुत प्रोमिनेंट लीडर है। जैसे कि मैंने बोला कि भगत सिंह है, इसमें बहुत बड़े बड़े लीडर हैं। भगत सिंह आ जाएंगे, ठीक ना। आप देखो बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे,
बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे। तो जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के जितने भी लीडर हैं बड़े लेवल का, ये लोग इनका पार्टिसिपेशन आप देखोगे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये चढ़ बढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैसे ही अगर इन जो हसरा का क्या होता है कि एक मीटिंग हो रहा है, कहाँ पर मीटिंग होगा, आज का जो फिरोज शाह कोटला मैदान है ना दिल्ली, कहाँ पर, मैंने बोला फिरोज शाह जो कोटला मैदान है, ये जहाँ पर अभी क्रिकेट होता है, क्रिकेट ग्राउंड दिल्ली के, यहाँ पर जब जाओगे ना, कहाँ पर, बगल में आप मेट्रो स्टेशन है, फिरोज शाह कोटला मेट्रो स्टेशन नहीं बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के जस्ट बगल में आपको दिख जाएगा। तो फिरोज शाह कोटला मैदान के ग्राउंड में हो रहा है क्या कि मीटिंग होगा, और उस मीटिंग में ना एक बिहार से भी बंदा होता है जो पार्टिसिपेट होते हैं, बहुत बड़ा, उनका नाम है फणींद्र नाथ घोष। क्या नाम है, फणींद्र नाथ घोष। ये बिहार से हैं और ये क्या करते हैं उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बात किया था बटुकेश्वर दत्त है, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, आज़ाद भी, आज भी आज़ाद है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात करते हैं उसका फणींद्र नाथ घोष के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट बातें एसोसिएटेड जो है, जो जानना जरूरी है बिहार अपने एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो फणींद्र नाथ घोष की अगर बात करें, ये जो ये आदमी है, ये लाहौर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें भी ये पार्टिसिपेशन रखते हैं। लाहौर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंतर्गत ही इनका पार्टिसिपेशन दिखता है। और ये जो ये क्या करते हैं कि जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जितने भी रिवोल्यूशनरी होता है उसमें भी ये यूथ विंग को, ठीक ना, यूथ विंग को मोटिवेट करते हैं, यानी कि राइज कराते हैं। ये इनका आप देखोगे कि बहुत बड़ा रोल दिखता है इनका फणींद्रनाथ घोष का। तो ये थोड़ा सा फणींद्रनाथ घोष से एसोसिएटेड बातें था। अब जो है अपने पास जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अच्छा हाँ नीचे जाकर देखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि हु फ्रॉम, किसने, हु फ्रॉम द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931, तो 1931 के अंतर्गत बिहार सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया। अब ऑप्शन है फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख और दादा भाई नौरोजी। आपको पता है दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो दादा भाई नौरोजी ये नेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, बिहार में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखेगा। नरहरि पारिख जो है ये आप जब देखोगे ना तो ये महात्मा गांधी जी के साथ है, गुजरात वाला इलाका में जो खेड़ा है उस इलाका में बहुत इनका बड़ा रोल दिखेगा। स्वामी योगानंद और ये जो लोग हैं, ये आप देखोगे कि फार्मर मूवमेंट में इनका रोल दिखने लगेगा, फार्मर मूवमेंट के पर्सनालिटी है। बात आ रहा है फूलन प्रसाद वर्मा जी का, ये फार्मर फूलन प्रसाद वर्मा जी का रोल आपको पूरे तरीके से दिखेगा। अब आ रहा है हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी है क्या और क्यों एजेंडा आता है, तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। आ जाओ कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी यानी कि बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी की हम लोग बात नहीं करते, समाजवादी पार्टी की नहीं, हम लोग बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करते हैं। एक बात याद रखो, कोई भी बंदा जब यूथ होता है यानी कि अपने लाइफ के मेच्योर स्टेज में, जब अर्निंग स्टेज में रहता है, तो मैक्सिमम आप देखोगे क्या कि सोशलिस्ट ही रहते हैं, सोशलिस्ट रहेगा। यही बंदा जब अपने लाइफ के ओल्ड स्टेज में आएगा, ओल्ड स्टेज में, तो आप देखोगे क्या वो बंदा जो होगा क्या हो जाएगा, ओल्ड स्टेज वाला, वो बंदा आपको कैपिटलिस्ट का माइंडसेट उसके अंतर्गत दिखने लगेगा। कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट किसको कहते हैं, आप जानते हो ना, कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है, एसेट। तो अब होगा क्या, कैपिटलिस्ट वो पर्सन होते हैं जो एसेट को बढ़ाने में, अब एसेट को बढ़ाने वाला जो आइडियोलॉजिस्ट होते हैं उसको हम लोग कैपिटलिस्ट कहते हैं। ठीक ना, एसेट के बढ़ाने वाला जो आइडियोलॉजी हो या पर्सनालिटी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट बोलते हैं। तो ओल्ड स्टेज में क्या बन जाओगे आप, कैपिटलिस्ट बन जाओगे। वही जब आप यूथ स्टेज में हो तो आप सोशलिस्ट रहोगे। इससे भी पहले आपको पता है कि जब आप
यंग स्टेज में हो, ठीक ना। तो यंग स्टेज में तो मैक्सिमम तो देखते हो कि लोग का होता है रेवोल्यूशनरी आपको देखने को बन जाते हैं, तो इसमें रेवोल्यूशनरी वाला फीचर। बिहार में अगर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि बिहार में जो आप देखोगे कि जब आफ्टर एनसीएम के बाद साथ ही देखोगे जो सेकेंड फेज रिवोल्यूशनरी का होता है, उस फेज में देखोगे कि बहुत सारे सोशलिस्ट लीडर आते हैं। जैसे कि आप देखो जयप्रकाश नारायण जी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं। साथ ही देखो बिहार के बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर हो गए, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया जी, ठीक ना, राम मनोहर लोहिया जी हो गए। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव, नरेंद्र देव हो गए, आचार्य नरेंद्र देव। साथ ही देखोगे बिहार के बहुत सारे लीडर जैसे कि राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्षा बेनीपुरी, ये भी कहाँ सोशलिस्ट लीडर है। आप देखोगे कि जो सारण के जो इलाका से आप देखोगे कि ये पर्सनालिटी, उनका नाम है, जो क्वेश्चन में था क्या नाम था, क्वेश्चन में आप देखोगे तो आई थिंक फूलन प्रसाद वर्मा जी, क्या नाम है उनका, याद आ गया, तो उनका नाम है फूलन प्रसाद वर्मा जी। ये सब का है बिहार के अंतर्गत सोशलिस्ट लीडर है। बात समझ में आ रहा है। ये लोग मिलकर करेंगे क्या, ये लोग ऐसे पर्सनालिटी हैं, अभी ये लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को क्या करेंगे, बिहार के अंतर्गत बढ़ावा देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरीके के जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को बिहार के अंतर्गत कोशिश क्या करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, सोशलिस्ट आइडियाज को मोबिलाइज करेंगे। बात समझ में आ गया। ये लोग पर्सनालिटी हैं, इनका मतलब अगर पूछा जाए कि ओवरऑल इनकी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये बात मेंशन कर दोगे कि भाई ये सोशलिज्म को बढ़ावा देंगे। सोशलिज्म यानी कि ऐसा आइडियोलॉजी जो सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लेकर बात करता है, सोशलिज्म कहलाता है। साथ ही देखोगे ये जो कॉलोनियल रूल है, कॉलोनियल रूल हो गया, साथ ही जो सोशल एक्सप्लाइटेशन है, एक्सप्लाइटेशन है, उसके अगेंस्ट में ये लोग काम करेंगे, ठीक है। अगर और बात करें जो पीजेंट है, कौन है, पीजेंट, साथ ही साथ जो वर्कर हैं उनके गुडविल के लिए ये लोग काम करेंगे। बात समझ में है क्या। सोशलिज्म में होता क्या, सोशलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा आइडियोलॉजी जिसमें प्रोले प्रोलेटेरिएट जो होते हैं, ठीक ना, प्रोलेटेरिएट, इनका क्या हो जाए, डिक्टेटरशिप हो जाए, डिक्टेटरशिप हो जाए उस फीचर में, रीजन में, चीज में, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलिज्म बोलते हैं। ये होता है। आप देखोगे अगर हम लोग बात करें कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की तो कब होगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, तो बिहार के अंतर्गत अगर स्थापना बोले तो एस्टेब्लिश होगा 1934 के अराउंड में, ठीक है। मेजर अगर रोल इनमें कुछ किसी का सबसे ज़्यादा मेजर रोल दिखेगा तो वो होगा आपको जेपी का दिखेगा, फूलन प्रसाद वर्मा जी का दिखेगा। मैंने जितने भी लीडर वगैरह के लिखे हैं नाम, आप उनका इसमें रोल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गया होगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी क्या है और उससे एसोसिएटेड जो भी लीडर, पर्सनालिटी, ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने उसको एक एक करके बताने का आपको कोशिश किया। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास कि, हाँ ये तो हो गया फूलन प्रसाद वर्मा जी वाला। अगला क्वेश्चन ये है कि बाय बीच एक्ट बिहार बिकम द सेपरेट प्रोविंस, किस एक्ट के तहत बिहार को क्या किया गया, सेपरेट प्रोविंस बनाया गया है। तो थोड़ी सी हम लोग बिहार का फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ आइडियोलॉजी जो है उस पर भी हम लोग बात आज कर लेते हैं कि बिहार का फॉर्मेशन कैसे होता है एज ए स्टेट के तौर पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में देखने को मिल जाता है। हम लोग कोशिश करते हैं इसको समझने का कि बिहार एज ए सेपरेट प्रोविंस क्यों बनता है, कैसे बनता है। चलिए तो क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, उससे पहले अपना एक फ्रेश पेज ले लेते हैं जिस पर हम लोग बहुत सारे टॉपिक पर लेकर बात कर लेंगे।
थोड़ी सी अगर हम लोग बात कर रहे थे कि बिहार का स्थापना कैसे होता है, बिहार एज ए स्टेट का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार एज ए स्टेट कैसे आया। तो पेज का, अच्छा यहाँ आया है। तो बिहार एज ए सेपरेट स्टेट की थोड़ा सा बात करते हैं। बिहार एज ए सेपरेट स्टेट, अब थोड़ा सा देखो, हम लोग कोशिश करते हैं पूरे इसको डिटेल्स में समझें। अब क्या है इसके बारे में हिस्ट्री वगैरह, उसको भी हम लोग कोशिश कर लेंगे कि पूरे कवर करने की कोशिश करेंगे हर एक एक पहलू का, कि जिससे कि हम लोग बात कर लेते हैं। बिहार एज ए सेपरेट स्टेट, अब देखो, अगर हम लोग एंशियंट टाइम के फ्रेम में चले, एंशियंट टाइम फ्रेम में, तो आप देखोगे ना कि जब वैदिक पीरियड होता है, ठीक है। अब वैदिक पीरियड में देखने को क्या मिलेगा कि जो वैदिक पीरियड में आपको दो पीरियड आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा टॉपिक बड़ा होगा लेकिन क्लियरिटी आपको बेहतर होगी। तो वैदिक पीरियड में हम लोगों को पता है अर्ली वैदिक पीरियड होता है और लेटर वैदिक पीरियड होता है। अर्ली वैदिक पीरियड में आप देखोगे क्या कि ये जो टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कुछ बिहार के अंतर्गत। इसी बीच में आप देखोगे कि जो 1000 बीसी के टाइम समकालीन में आपको आयरन का खोज होता है, ठीक ना। ये आयरन का खोज होता है, इसीलिए वैदिक पीरियड को हम लोग आयरन एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन एज भी बोलते हैं। और इस दौरान आप लेटर वैदिक पीरियड में आप देखोगे कि जो ये लगभग 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी का जो टाइम फ्रेम है, इसमें देखोगे कि बिहार के अंतर्गत क्या होगा, आर्यन का मूवमेंट होगा। आर्यनाइजेशन जेशन ऑफ बिहार स्टार्ट होगा। बात समझ में आ गया? आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार इस टाइम में होगा। मतलब इस टाइम पीरियड में देखोगे तो बिहार के अंतर्गत एक जो पॉलिटिकल शिफ्टमेंट जो होता है, पॉलिटिकल शिफ्टमेंट, ठीक ना, शिफ्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप जानते हो, मैंने पहले भी हम लोग बात किया था कि पहले जो आता है कुल आता है, ठीक है। पहले का आता है कुल आता है, उसके बाद 20 कुल 20 आता है, उसके बाद ग्राम आता है, उसके बाद जन आता है, हम लोग बात कर चुके हैं ये। उसके बाद जनपद आता है, जनपद आता है, उसके बाद महा जनपद आता है, महाजनपद आएगा। यही आपको देखने को एक क्रोनोलॉजी आपको मिल जाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी भी इस पर जिक्र कर रखा है। तो आप क्या देखोगे कि इस दौरान होगा क्या कि बिहार के अंतर्गत बहुत बड़ा बड़ा आपको अंतर्गत महाजनपद, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था बज्जी, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था मगध, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि अंग, ये 3 महाजनपद होगा और सब मिलकर एक मर्ज होगा बिहार के अंतर्गत, वो हो जाएगा मगध। यहाँ पर बहुत बड़ा विक्टोरियस होगा, ठीक है। और ये मगध के बाद आप देखोगे उसके बाद भी बहुत सारे रूलर आएंगे, काम करेंगे बिहार के अंतर्गत, डेवलप करेंगे। तो एक टाइम पीरियड में आप देखोगे कि मगध जब होता है तो उस समय एक रूलर बनेगा बिहार के अंतर्गत। आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ये जो होता है ये ग्रेटर इंडिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्रेटर इंडिया। ग्रेटर इंडिया कहने का मतलब है अखंड भारत की बात करते हैं। तो उस समय अगर ग्रेटर इंडिया की बात हो रहा है, कंसेप्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो वो सब कंसेप्ट आपको बिहार से स्टेट, बिहार नामक स्टेट से स्थापना होता है, देखने को मिलता है अखंड भारत का आइडियोलॉजी वगैरह। तो एक कहोगे तो पूरी तरीके से वो एक बिहार का ही इलाका देखने को मिलता है। लेकिन हम लोगों को अपना जो आगे जब आएंगे हिस्ट्री में आप देखने को कोशिश करोगे, तो फिर जैसे कि मेडाइवल के टेन्योर में अगर आप देखोगे कि मेडाइवल हिस्ट्री में जो दिल्ली के ऊपर, ठीक ना, दिल्ली में
यानी यहाँ पर। तो दिल्ली में जब देखोगे कि जब सल्तनत सल्तनत पीरियड एस्टेब्लिश होता है दिल्ली में, तो बहुत सारे रूलर आएंगे दिल्ली में। आपको पता है कि जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद घोरी, तो मोहम्मद घोरी का जो सलेब होता है, 4 सलेब होता है, उसमें से एक सलेब जो है बिहार के जो रीजन में क्या कर देता है, अटैक करता है, वो बिहार बंगाल ये सब इलाका में। अब उसके बाद क्या होता है कि बिहार के अंतर्गत कहोगे कि मुस्लिम का पूरे तरीके से एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके दौरान से जो मोहम्मद जो बख्तियार खिलजी है उसके इन्वेजन के वजह से बिहार में देखोगे कि अब अलग तरीके से वो होने लगेगा। उसी टाइम में आप देखोगे कि आप एक क्या बोलते हैं इसको, गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी, जीएसटी का भी अटैक होता है बिहार में। और आप देखोगे जीएसटी का अटैक, आप जो तिरहुत वाला इलाका है, तिरहुत में जो आप देखोगे कर्नाटक का, ठीक ना, डायनेस्टी है बिहार के नॉर्थ वाला, जो मतलब तिरहुत बोले का मतलब है कि मुजफ्फरपुर ये सब इलाका ही हो गया तिरहुत का। जो तिरहुत प्रमंडल है ना, आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, उस पर अटैक करता है, उधर के इलाका में फिर कवर करने लगता है। तो ओवरऑल बिहार एक का हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। यही चीज अब ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक ना। रिप्लेस अगर आप देखोगे तो रिप्लेस के तौर पर जब मुगल दिल्ली पर आके बैठते हैं, तब यहाँ पर देखने को मिलेगा कौन, अकबर के दौरान। अकबर के दौरान चीज़ें चेंज हो जाएगी, ठीक ना। अकबर क्या करते हैं, लगभग 1574 के आसपास बिहार को, ठीक ना, बिहार को एज ए मर्ज कर देते हैं। मर्ज किसके साथ कर देते हैं, वो मर्ज कर देते हैं बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ ही मर्ज कर देते हैं। उसके बाद से अकबर के टेन्योर से, ठीक ना, बिहार का जो आइडेंटिटी है वो क्या हो जाता है, हिडन हो जाता है। मतलब बिहार अब बिहार नहीं रहा, बिहार अब एज ए का हो गया, बिहार एज ए बंगाल हो गया, ठीक ना। ये बंगाल हो गया, बिहार एक बंगाल के तौर पर, सूबा के तौर पर। अब उसमें आप देख रहे हो कि जब ब्रिटिश आते हैं, तो ब्रिटिश के आने के बाद, ठीक ना, ब्रिटिश के आने के बाद भी देखोगे कि बिहार एक बिहार नहीं दिखेगा, बल्कि बिहार एक बंगाल ही है, बंगाल का रीजन है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियरिटी चलेगा। लेकिन आप जब देखोगे कि होगा क्या, कि जब देश के अंतर्गत नेशनल मूवमेंट चल रहा है, तो नेशनल मूवमेंट चलेगा, तो आप देखोगे ना कि सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट का जो जरिया है, जहाँ रीजन है, वो है कहाँ पर, बंगाल के अंतर्गत। और बंगाल के जो मिडिल क्लास, ठीक ना, मिडिल क्लास जो इंटेलिजेंसिया है, इंटेलिजेंसिया, ये क्या करता है कि यहाँ से बहुत ह्यूज अमाउंट में यहाँ के यूथ जो है पार्टिसिपेट होते हैं, और बंगाल के अंतर्गत बहुत सारे एजिटेशन, ठीक ना, सेपरेशन की, ठीक है, बहुत बड़ा डिमांड चलता है कि भाई आज़ादी का, मतलब कहोगे कि एक प्रकार से जो रिवॉल्यूशन की जो डिमांड का जो क्रमभूमि होता है अगेंस्ट द ब्रिटिशर, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो बंगाल से ही स्टार्ट हो रहा है। अब इस चीज़ को लेकर क्या होता है कि आप देखोगे कि एक वायसराय आता है, 1905 के दौरान एक वायसराय रहेगा जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन क्या करता है, बंगाल का विभाजन कर देगा। क्या करेगा, बंगाल का डिवीजन कर देगा, ठीक है। अब देखो बंगाल का डिवीजन कर देता है, आपको याद होगा कि बंगाल का डिवीजन एक एज ए जो कारण बताता है, वो कहता है कि बंगाल का डिवीजन जो किए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से किए हैं। देखिए आप देखोगे कि जो उस समय का ब्रिटिश जो इंडिया है, अलग अलग इलाका में, अगर ये देखो इधर ये मैसूर इलाका है, मैसूर है। फिर आप देखोगे ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका जो आप देखोगे, तो ये मुंबई, बम्बे प्रोविंस है, ये बम्बे प्रोविंस है, इसको नहीं बांटा, बम्बे प्रोविंस हो गया, ठीक है। आप ये जो इलाका है, ठीक ना, ये बंगाल है, बंगाल है, आप इसको बांट रहे हो। तो ये आप
जो जो दलील दे रहे हो कि भाई हम क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से मैसूर को बांट रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव सॉरी बंगाल को बांट रहे हैं, हाँ उससे बड़ा बड़ा जो ऑलरेडी अंपायर एग्जिस्टेड है, मैसूर है, बॉम्बे है, आप वहाँ डिवीजन नहीं कर रहे हो, बंगाल का डिवीजन कर रहे हो, तो ये गलत बात था। लेकिन हर्बर्ट रिजले थे, उनके लेटर में उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था। खैर वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, आप थोड़ा सा इसको समझना। तो 1905 में क्या होगा, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के हिसाब से उसको विभाजन कर दिया गया। अब आता है अगला बात, तो ये तो हो गया। अब देखोगे कि अब यहाँ से 1905 से लेकर आप देखोगे कि एक स्वदेशी मूवमेंट की यहाँ पर स्टार्टअप होता है। इस चीज़ का स्वदेशी मूवमेंट। तो अगर हम लोग बात कर रहे थे किसका, स्वदेशी मूवमेंट, और ये स्वदेशी मूवमेंट है ना, बहुत बड़ा एक प्रकार का कहोगे कि स्वदेशी मतलब वी फीलिंग या रीजनल फीलिंग का उत्पत्ति देता है। और इससे क्या होगा कि आप एगो बहुत बिहार के पर्सनालिटी होंगे, ठीक ना, उनका नाम है आप अगर वो भोजपुर के रहने वाले हैं, अगर आप या उनको याद करोगे, बहुत पर्सनालिटी है, उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम है, सच्चिदानंद सिन्हा साहब। सच्चिदानंद सिन्हा साहब, ठीक ना, सच्चिदानंद सिन्हा। साथ में एक और पर्सनालिटी है जिनका नाम है महेश नारायण। महेश नारायण, ये लोग मिलकर क्या करते हैं, बिहार को लेकर अपना डिमांड रखना शुरू कर देते हैं। बिहार को लेकर एक डिमांड का स्टार्टअप करते हैं, और ये आर्टिकल भी लिखने लगते हैं। और वो एक एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं तो, जो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, तो एक बार जब ये जो जेल में जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि तुम कहाँ से आते हो, तो उन्होंने कहा कि हम बिहार से आते हैं। अब रियली बहुत बहुत अप्रिशिएबल बात यह है कि उस समय का जो अंग्रेज जो लॉयर था, उसको ये नहीं पता था कि भाई बिहार भी कहाँ है, बिहार नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये पर्सनालिटी सच्चिदानंद सिन्हा जी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बिहार को बंगाल से अलग सेपरेट करने में। कौन, सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या कर रहे हैं, बिहार नाम का एक सेपरेट स्टेट को लेकर उन्होंने 1912 में एक डिमांड कराते हैं, ठीक है। तो 1912 में क्या होगा, बिहार एज ए स्टेट के तौर पर कार्व्ड हो जाएगा। अब जब बिहार एज ए सेपरेट होगा, आप देखोगे कि बिहार के अंतर्गत उड़ीसा है और झारखंड है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो अपना मॉडर्न डे ये जो बिहार का रीजन है, आपको ये दिखने को मिलेगा। और इसका जो कॉमन कैपिटल होगा, कॉमन जो कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगा, वो आपको पटना देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आया? फिर यही जो कारवा है धीरे धीरे कंटिन्यू मैनर चलेगा, और एक बार फिर देखने को मिलेगा कि 1936 में, ठीक ना, बिहार का फिर सेपरेशन हो जाता है। कब, बाई यूजिंग कौन सा एक्ट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का यूटिलाइज करके बिहार का फिर एक बार बंटवारा किया जाता है, जिसमें से उड़ीसा अलग कर दिया जाता है, और झारखंड और बिहार एक साथ एज ए स्टेट के तौर पर रहता है। बात समझ में गया, और उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया। बात समझ में गया, यहाँ तक तो ठीक है। फिर ये चीज़ें धीरे धीरे जब देश आज़ाद हो गया, तो एक कमेटी बनता है जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बोलते हैं, या फजल अली कमीशन भी बोलते हैं इसको। तो 1955-56 के आसपास आप देखोगे क्या कि फिर एक बार बिहार का जो स्टेट जो है उसका जो बाउंड्री है, जैसे कुछ इलाका, जैसे कि पुरुलिया का इलाका हो गया, पुरुलिया का इलाका हो गया, आप देखोगे जो सिंह भूम का इलाका है, सिंह भूम का इलाका है, जो बंगाली स्पीकिंग जो रीजन है, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको फिर बंगाल वाला रीजन में दे दिया जाता है, वेस्ट बंगाल को दे दिया जाता है। आपको यहाँ तक तो दिख रहा है, क्लियरिटी है। आप यही जब चीज़ें आप फिर जो देखोगे कि ये जो रीजन है, फिर इसका क्या होगा, सेपरेशन होगा। तो आप देखोगे क्या कि 15 नवंबर, ठीक ना, 2000 को आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी है, बिहार के ही रहने वाले थे उस समय, अब तो झारखंड बन गया। उनका नाम था जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह, जयपाल सिंह मुंडा। और ये जयपाल सिंह जो मुंडा है, आई थिंक 1914 के आसपास
ठीक ना। जयपाल सिंह मुंडा क्या करते हैं, झारखंड का डिमांड रखते हैं। किसकी मांग मांग रखेंगे, झारखंड की डिमांड रखेंगे। कौन, जयपाल सिंह मुंडा 1914 के आसपास। ये बहुत बड़े पर्सनालिटी है जयपाल सिंह मुंडा, फिर कभी हम लोग बात कर लेंगे इन पर अगर ऐसा आता है। तो 15 नवंबर को दिन चुना जाता है। 15 नवंबर को क्यों, तो आपको पता है कि यही 15 नवंबर को जो बिरसा जी मुंडा है, बिरसा मुंडा का बर्थडे है। झारखंड का मतलब क्या होता है आप बता देना, आप लोग कमेंट करके। झार प्लस खंड, झाड़ मतलब समझ रहे हो ना, घास पात भूसा जंगल झाड़, तो वो झारखंड है। तो झारखंड नाम का स्टेब्लिश स्टेट हो जाता है। तो होप कि आपने स्टेट से रिलेटेड, हमने बिहार के एज ए सेपरेट के तौर पर कैसे हुआ, एक एक करके हम लोगों ने बात करने का कोशिश किया। आपको चीज़ें समझ में भी आया होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने का कोशिश करते हैं। देखिए इसमें जब डिटेल समझेंगे ना, तो हम लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी प्रकार से, हम लोग उसको प्रॉपर ढंग से टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस तरीके का पढ़ने का कोशिश करना है, समझने की कोशिश करना है कि कल जाके किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए ना, तो अंदर डर ना रहे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहाँ था क्वेश्चन, हम लोगों ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का भी बात कर लिया था, कब बना था, तो 1934 वाला है। इस पर तो हम लोग बात कर रखा है। अच्छा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1931 बाय द गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संस्कृतायन, अंबिका सिन्हा। तो ये भी आप याद रखना कि जो है 1931 वाला भी आपको दिखने जाएगा। अब बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अगर बात करें, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो ये आपको दिखने को मिलेगा, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। तो थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी रखना भाई, क्योंकि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है आप देख रहे हो 1934 में आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में, साथ ही साथ और जो है क्या नाम है, जेपी के नेतृत्व में इसका फॉर्मेशन होता है। तो होप कि हम लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि बिहार एज ए सेपरेट प्रोविंस कैसे बना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का यूटिलाइज करके आपने देखा कि फॉर्मेशन किया गया है। तो ये भी देख लो, ये हो गया। अगला है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस है, देखना ये ध्यान रखना, ये कांग्रेस है। अगर बिहार सोशलिस्ट पार्टी होता तो 1931 हो जाता। अगर कांग्रेस आ गया तो ये 1934 के अंतर्गत इसका फॉर्मेशन होता है। तो आपको थोड़ा सा अवेकन रहना है कि क्वेश्चन कैसे हैं क्या है। एक और है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, अब यहाँ पर जानना है वाज बर्न इन 1934 विथ इट्स सेक्रेटरी कौन है। हाँ, सेक्रेटरी कौन है, जयप्रकाश नारायण जी हैं। और इसका जो प्रेसिडेंट कौन है, आचार्य नरेंद्र देव जी हैं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, ये सब जो है सोशलिस्ट लीडर है बिहार के अंतर्गत। तो ये आप इनको थोड़ा सा केयर करके रखना, क्योंकि मे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप देख रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये आपको जानना बहुत नेसेसरी बनता है। अगला जो क्वेश्चन है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है क्या, तो हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के बारे में। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट वाज अबॉलिश। ठीक है, कब अबॉलिश होता है उसके हम लोग बारे में कोशिश करते हैं समझने के, कि छोटा नागपुर जो टेनेंसी एक्ट है कब इसका अबॉलिशन होता है। हाँ, तो अबॉलिश कब हुआ है, अच्छा क्यों, ये क्यों हुआ, फ्री यूज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उसके बाद है कि बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, या फिर बेथ बेगार, या खूंटी कांटी लैंड सिस्टम, किसके वजह से वो अबोलिश हुआ है। तो थोड़ी सी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अ, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है जो है, आप देखोगे मेन रीजन क्या है इसको अधिक करने के लिए। तो वहाँ पर एक होता है फोर्स्ड लेबर, क्या नाम है, फोर्स्ड लेबर, सी। ठीक है, फोर्स्ड लेबर के तौर पर अगर देखोगे, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर समझ रहे हो ना, कहने का मतलब है कि आपको काम करना है भैया। बेकार होता है, एक होता है कि हमने काम करना है, तो बिना पैसा में जो आदमी काम करता है तो उसको बेकार कहते हैं। एक होता है कि पैसा के साथ साथ आपको जबरदस्ती लोग करा रहा है, तो उसको बेथ बेकार
बेत होता था ना, बेत वो लोग नहीं बोलते थे, तो इसीलिए उसको बेथ बेगार बोलते हैं। बेत का अप्रभंश वर्ड है बेथ बेगार, तो फोर्स्ड लेबर का आपको देखोगे। तो छोटा नागपुर फ़ाइनेंशियल एक्ट 1908 में आया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं समझने की क्या है। आ जाओ थोड़ी सी छोटा नागपुर फ़ाइनेंशियल एक्ट के बारे में कोशिश करते हैं हम लोग समझने की। अगर छोटा नागपुर फिनेंसी एक्ट 908 के अंतर्गत आता है, ये तो हम लोगों को क्लियरिटी है, डेट भी आता है, ठीक है। अब आया क्यों, ये इसको लाया क्यों गया, वाई, तो ये है ना, इसका काम क्या है, टू प्रोटेक्ट करना है। इसको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट द लैंड राइट, जो लैंड का राइट है उसको प्रोटेक्ट करना है। जो किसका किसका लैंड राइट है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी को, अरे यार, ट्राइबल कम्युनिटी, चलो यहीं तक लिखो। ट्राइबल कम्युनिटी के राइट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। कहाँ पर, किस इलाका में, तो छोटा नागपुर प्लेटू में। हम लोग छोटा नागपुर प्लेटू जानते हैं किधर है कहाँ है, थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। बैकग्राउंड क्या है, तो अगर आप इसका बैकग्राउंड देखने की कोशिश करोगे तो होता क्या है कि जो ट्राइबल पीपल है, अपना जो लैंड है वो क्या कर रहे हैं, दिन पर दिन खोते जा रहे हैं। मतलब होगा क्या रहा है कि जो मनी लेंडर है, लैंड लॉर्ड है, ठीक है, साथ ही जो आउटसाइडर जिसको लोग दिकुज बोलते हैं, इनके आ जाने से होगा क्या कि जो वहाँ के ओरिजिनल जो पीपल है, ठीक ना, ट्राइबल पीपल, उनका जो होगा क्या कि जो लैंड होगा लॉस होने लगेगा, लैंड क्या होने लगेगा, लॉस होने लगेगा। ये वहाँ पर एक रीजन देखने को मिलेगा। दूसरी अगर कारण देखोगे तो जो सेवरल ट्राइबल जो रिवोल्ट उस वहाँ पर हो रहा है, तो कुछ ऐसे भी पास्ट में मूवमेंट हो चुके हैं, तो कह सकते हो कि बेस इफेक्ट का भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगा। क्या मैंने बोला, बेस इफेक्ट का भी वहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तीसरा नंबर पर देखोगे तो वहाँ पर होता क्या है कि रिड्यूस करना है अनरेस्ट को, ठीक ना। वहाँ पर जो अनरेस्ट हो गया है, मतलब लोगों के अंतर्गत जिस तरीके का कायोस क्रिएट हुआ है, उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, इसलिए ये चीज़ों को लाया गया है, ठीक है। अब अगर बात कर रहे हैं कि इसमें जो इसलिए क्या किया गया हम लोगों मतलब छोटा नागपुर फिनेंसी एक्ट लाया गया 1908 में। अब इसकी अगर बात कर ले फीचर क्या है, तो फीचर में आप देखोगे क्या 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 फीचर देखने को मिल जाएगा, तो फीचर में अगर देखोगे तो ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्ट करना है, ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्ट करना है, ये आपको दूसरी बात दिख जाएगा। दूसरी बात है जो ट्रेडिशनल लैंड राइट है, ठीक ना, ट्रेडिशनल जो लैंड राइट है उसको भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। साथ ही जो लैंड का जो सेलिंग होता है, सेल को भी रोकना है। और जो टेनेंसी रेगुलेशन सिस्टम है उसको भी क्या करना है, डिफाइंड करना है। तो रेगुलेशन को भी पूरे तरीके से क्लैरिटी करना है, रेगुलेशन को भी सही करना है। तो ये सब चीज़ें होता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत, जिससे होता है कि ट्राइबल का जो लैंड है, साथ ही जो का कल्चर है, जो एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है मनी लेंडर के द्वारा, साथ ही जो आउटसाइडर है और भी जो वहाँ पर पुलिस वगैरह है, वो भी वो चीज़ों का हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में हम लोगों ने कोशिश की समझने के लिए। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, बेथ बेकारी, यानी कि फोर्स्ड लेबर की वजह से छोटा नागपुर मतलब उसमें अबॉलिश कर देता है। सर्वे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जितना कारण हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास इन देख रहे हैं ना, तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन से देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, यही फायदा है आपके पीवाईक्यू के करने से। दूसरा क्वेश्चन देखो कि 53 में जो है, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ इंडिगो फार्मर इन बिहार इन 1866 से लेकर 86 के दौरान, ठीक है। तो रीजन बताना है इंडिगो फार्मर का, किधर का धर मतलब मूवमेंट हो रहा है, किधर क्या हुआ है, तो किधर दिखेगा। नील का प्रोडक्शन अगर 1866 से 67 के बीच रीजन में देखोगे
तो किधर मिलेगा? आपको पता होगा कि नील का खेती अगर बिहार में अगर चले जाओ कहीं, तो बिहार के अंतर्गत नील का खेती कहाँ होगा? एक ये वाला जो इलाका है मुजफ्फरपुर से लेकर बेतिया वाला इलाका है, ये इस इलाके में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो बूढ़ी गंडक और गंडक के बीच का जो रीजन है, इस इलाका में देखने को आपको मिलेगा। कहाँ पर? चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाका में आपको देखने को मिल जाएगा नील का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है कि बीच ईयर चौरी रिवॉल्ट ऑफ द बिहार टू, चौरी नहीं चुआर होता है, ठीक है, का है चुआर है, ये थोड़ा सा है एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखना कि 798 के अंतर्गत, ठीक है, 1798 के आसपास में इस मूवमेंट का ऑकरेंस आपको देखने को मिल जाएगा बिहार के रीजन में। ये तो ऐसे चौर और मूवमेंट होता नहीं है, चुआर है, तो आप उसको थोड़ा सा क्लैरिटी करके रखना। अब थोड़ी सी बात कर रहे थे तीन कठिया सिस्टम इन बिहार, तो हम लोग एक करके थोड़ा सा एक क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लेते हैं कि तीन कठिया सिस्टम क्या है और क्या है इसका प्रोविजन, क्यों किस तरीके से किया गया। तो आपको नाम से पता चल रहा है कि तीन कठिया, ठीक है। और प्रोबेबल क्वेश्चन क्या बनता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसके लिए तो हम लोगों को तीन कठिया सिस्टम को पढ़ना ही पड़ेगा कि तीन कठिया सिस्टम है क्या। थोड़ी सी हम लोग आते हैं अपने अलग पेज पर, जिसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि तीन कठिया सिस्टम है क्या। तो ठीक है, या फिर इसको हम लोग और काम कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो ये वाले को हम लोग यहाँ कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक के आसपास। अच्छा, इसे अलग अलग करने से थोड़ा सा हो गया, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे तीन कठिया सिस्टम की। किसकी बात कर रहे थे? तीन कठिया पद्धति। तो तीन कठिया पद्धति है क्या? देखो, होता क्या था तीन कठिया सिस्टम के अंतर्गत कि जो तीन कठिया सिस्टम है, आप जानते हो कि 20 काठा को, ठीक ना, जो 20 काठा जो होता है, इसको हम लोग 1 बीघा बोलते हैं, 1 बीघा बोलते हैं। अब नियम कहता था कि 1 बीघा में ना आपको कम से कम तीन, यानी कि 20 काठा में 3 काठा के अंतर्गत आपको क्या करना होगा, नील का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, यानी इंडिगो का प्रोडक्शन करना जरूरी है। और यही सिस्टम को क्या बोलते थे, इसी सिस्टम को हम लोग बोलते थे नील का तीन कठिया सिस्टम। क्या हम लोगों ने बोला? तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम किसको बोला गया है कि जो आपके यहाँ जो जमीन है, ठीक है ना, उस जमीन के जो कुछ जो रीजन है, ठीक, मतलब कि 20 काठा में 3 काठा पर आपको क्या करना होगा, नील का कल्टीवेशन करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा। इस चीज को क्या बोला गया? तीन कठिया सिस्टम बोला गया। आप देखोगे कि वहां पर ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगा तीन कठिया में। ये हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि तीन कठिया से रिलेटेड, अगर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि भारत के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे नील से रिलेटेड आपको नील से जो प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ मूवमेंट चलाया गया है। आपको पता होगा कि दीनबंधु मित्रा जी के द्वारा एक बुक आता है, आप नील दर्पण पढ़े होगे, जो कि पहले बंगाली में लिखा जाता है, उसको हिंदी में कन्वर्ट, इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया मधुसूदन दत्त के द्वारा। तो आप देखोगे कि तिनकठिया सिस्टम का पूरे तरीके से जो नेगेटिविटी है उसको हाईलाइट किया जाता है और दिखाया जाता है। जैसे कि अगर हरीशचंद्र मुखर्जी का जो एक हिंदू पैट्रियोट है, आप उसमें देखोगे कि मतलब जो फार्मर जो है किस तरीके से सफरिंग कर रहे हैं, उस सफरिंग को हरीशचंद्र मुखर्जी जी उसको हाईलाइट करते हैं। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर दिखने को मिल जाएगा
तीन कठिया सिस्टम के अंतर्गत। तो ये चीज़ है। बाद में यही तीन कठिया सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए राजकुमार शुक्ला जी को बिहार में मतलब गांधी जी को बुलाते हैं, इस तरीके से आपको दिखेगा। फिर वहाँ पर 1917 में आप देखोगे कि चंपारण के अंतर्गत मूवमेंट चलेगा, उसको चंपारण मूवमेंट का नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारा है चीज़ें, तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें कवर करने का कोशिश किया है। तो यही अपना ओवरऑल यहाँ का इस टॉपिक का मतलब था कि क्या है, किस तरीके से। आ जाओ, कहाँ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है ना? इसका आंसर ये हो जाएगा 3/20, तीन कठिया सिस्टम यही है। अब बाबा ठाकुरदास जो एस्टेब्लिश करते हैं, एस्टेब्लिश बीच सोसाइटी इन द पटना। पटना के अंतर्गत जो बाबा ठाकुरदास हैं, वो किस सोसाइटी का स्थापना करते हैं? ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और बिहार में आप देखोगे ना कि बिहार के अंतर्गत जो कहीं अगर रामकृष्ण मिशन का चीज़ें दिखेगा, तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, बाबा ठाकुरदास का। तो आप अगर अगर हम लोग थोड़ी सी बात कर लें कि तो इनकी अगर देखा जाए बिहार के अंतर्गत, इसका बाबा ठाकुरदास, तो ये क्या करते हैं बिहार के अंतर्गत? बाबा ये जो स्वामी विवेकानंद जी का जो रामकृष्ण मिशन परमहंस जी का, आप थोड़ा सा राम कृष्ण मिशन जो है इसको जान लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। रामकृष्ण मिशन 1897 के आसपास इसका एस्टैब्लिश किया जाता है बाई किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है। इसका नाम आप रामकृष्ण मिशन भी है। ये जो है कहाँ एक्चुअली, ये बेलूर में है। यहाँ पर इसको बोलते हैं बेलूर मठ। मैं गया हूँ यहाँ पर कोलकाता में, जब आप जाओगे बेलूर मठ, तो ये जस्ट जो हुगली नदी है ना, हुगली नदी के इस किनारे में, अगर देखो अगर नदी है, ये नदी हो गया, तो नदी में यहाँ पर अगर दक्षिणेश्वर टेम्पल है, तो यहाँ से जस्ट आप यहाँ पर आओगे ना आगे की ओर, तो यहाँ पर बेलूर मठ आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बेलूर मठ के यहाँ दक्षिणेश्वर टेम्पल, यहाँ पर बेलूर मठ। तो दक्षिणेश्वर टेम्पल में आपको पता है कि रामकृष्ण परमहंस जी रहते थे, और उस टेम्पल के बहुत बड़ा प्रीस्ट हुआ करते थे। और उनका जो आइडियोलॉजी था, उनका जो फिलॉसफी था, जैसे कि वर्शिप ऑफ जीवा इज द वर्शिप ऑफ द शिवा, इस तरीके का जो फिलॉसफी है, यानी कि ह्यूमन के जो कंटेक्स्ट में, ह्यूमन के जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है जो या ह्यूमन के जो सफरिंग है, उस पर ये फोकस करते हैं और उसको ग्रोथ करने की बात करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं रामकृष्ण मिशन का, कहने का मतलब है कि जो यूथ बीइंग है, सोसाइटल डेवलपमेंट है, एजुकेशन के सेक्टर में डेवलपमेंट करना, सोशल सर्विस करना है, या स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो, या ह्यूमैनिटी के लेवल पर काम करना हो, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या था। तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो है आप ध्यान में रखना, कब बेलूर मठ में स्थापना हो रहा है? 1897 में, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका है। यहाँ पर देखो, डिकेड हो 1830 के अंतर्गत पटना सिटी वाज ए सेंटर ऑफ, पटना सिटी किस चीज़ का सेंटर हुआ करता था? तो वो है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं वहाबी मूवमेंट की। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा समझने का किसकी, वहाबी मूवमेंट के बारे में। ये वहाबी मूवमेंट है क्या, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि बड़ी क्वेश्चंस आए हैं और आते भी रहता है वहाबी मूवमेंट का। तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा समझने का कि वहाबी मूवमेंट है क्या। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि वहाबी मूवमेंट है क्या, तो आपको देखोगे ना बिहार में ये एक प्रकार का मुस्लिम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है। क्या मैंने बोला? वहाबी मूवमेंट का है, वहाबी मूवमेंट। ठीक, वहाबी मूवमेंट का है एक प्रकार का मुस्लिम के अंतर्गत, मुस्लिम जो रिलीजन है, उस रिलीजन के अंतर्गत सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है मुस्लिम के अंतर्गत। अब इसका अगर बात करें कि इसमें लीडर कौन है जो इस आइडियोलॉजी को यानी कि रिफॉर्म की बात करते हैं, तो वो है सैयद वहाब। क्या नाम है? सैयद वहाब हो जाएंगे। उसके बाद विलायत अली
ये सब नाम आपको मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा। उन्हीं का एक और एसोसिएट है इनायत अली, ठीक ना, विलायत अली इनायत अली भाई लोग हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करेंगे, वहाबी मूवमेंट को बिहार के अंतर्गत पटना से ये इस चीज़ को लॉन्च करेंगे। और इसकी अगर आप रीजन देखोगे ना, किसकी, हम लोग जो बात कर रहे हैं वहाबी मूवमेंट का, तो आपको रीजन को देखोगे तो पटना से सीतना तक ये वो कहावत चलता था, पटना टू सीतना। और सीतना जानते हो ना, आज का पेशावर इलाका है, पाकिस्तान का इलाका है, वहां तक इसका दायरा बढ़ा हुआ था। ठीक है, जो कि इसका मुख्य सेंटर अगर देखोगे, यही दोनों सेंटर है, जिसमें से मेन सेंटर है बिहार। मुस्लिम का आबादी इनिशियली अगर देखोगे बिहार के अंतर्गत तो ह्यूज नंबर पर है। और ये बिहारी लोग अभी भी थोड़ा सा देख लेना, ये बिहारी लोग पाकिस्तान के बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो थोड़ा सा बात में चलते हैं। तो वहाबी मूवमेंट जो है, अपने आप को क्या बोलते हैं, देम सेल्फ जो कहते हैं अल हथीत। जो वहाबी मूवमेंट के जो प्रोपागेटर हैं, ये वो लोग हैं, तो उनका मानना था ना, ये अल हथीत, अल ए हथीत, अपने आप को, देम सेल्फ को, देश मतलब देमसेल्फ को ये कहते थे अल ए हथीत। अल हथीत फॉलोअर जो होते थे मतलब उसका। अगर बात करें कि जो इनके जो 4 स्पिरिचुअल लीडर, जैसे कि स्पिरिचुअल, जिसको स्पिरिचुअल लीडर को मतलब खलीफा कहा जाता है, तो ये अलग अलग रीजन में इनको अपॉइंट किया। जैसे कि 4 खलीफा के तौर पर मौलवी विलायत अली हो, इनायत अली हो, शाह मोहम्मद हुसैन है, या फरहत हुसैन है। तो इनमें अगर देखोगे खलीफा का कंसेप्ट दिखेगा। इसकी बात बोला मैंने, खलीफा। खलीफा है कौन, ये एक स्पिरिचुअल लीडर है, इनका स्पिरिचुअल लीडर है। और ये जो अलग अलग कितने हैं, 4 खलीफाए हैं। ठीक है, उसमें से अगर आप देखोगे तो मैंने बताया कि विलायत अली है, विलायत अली। ठीक है, उसके बाद इनायत अली, थोड़ा सा समझना, यहाँ पर देख देख के लिखना। उसके बाद शाह मोहम्मद हुसैन, शाद मोहम्मद हुसैन। उसके बाद अगर आप देखोगे कि फरहत हुसैन है, फरहत हुसैन है। ये सिया कम्युनिटी के जो लोग हैं, यानी कि सिया मुस्लिम जो है उसमें रिफॉर्म करने के ये लोग बात करना रखते हैं, ये लोग। ठीक है, अगर 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 देखा जाए कि इनकी जो एरिया, अगर वहाबी मूवमेंट की अगर देखोगे, तो बहुत सारे, जैसे कि मैन एक्यूट अय्या अली हो गया, मोहम्मद जफर हो गया, मोहम्मद सैफ हो गया, इन लोगों को क्या कर दिया जाता है, बाद में डेथ का सेंटेंस दे दिया जाता है। और बाकी जो बहुत सारे जो लीडर होते हैं, उसको लाइफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि काला पानी का इनको सजा देकर, आप समझ सकते हो कि काला पानी कहाँ दिया जाता था, यानी कि उस इलाका में, आज का अंडमान निकोबार में लोगों को, जो लीडर होते थे उनको भेज दिया जाता था। तो ये कहानी था, लीडर ये थे, क्या रीजन था, क्यों हुआ था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है क्यों है। मैंने लीडर के बारे में बारी बता रखा है कि कौन क्या थे। 1930 के अंतर्गत बहुत सारे, 1930 और 31 के अंतर्गत, बीच डिस्ट्रिक्ट हैड द बारही कांग्रेस सक्सेसफुली मेक द ब्रिटिश रूल फंक्शन लेस। क्या बोल रहा है, बारही कांग्रेस सक्सेसफुली मेक द ब्रिटिश रूल फंक्शन लेस। किस रीजन में आपको ये दिखने को मिलेगा, तो आप अगर इसका आंसर देखोगे तो आंसर का हो जाएगा सी। 1930 के बरही कांग्रेस सक्सेसफुली द फाइल द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन गाया। जो कौन सा इलाका है, गाया के इलाका में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा 58 को देख के रखना। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में जुलाई में देखा गया कि कुछ एक्सपर्ट है जो विजिट फॉर द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेगालिथिक साइट ऑफ बिहार इन बीच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लान भी है। देख सकते हो कि मेगालिथिक साइट भी बिहार के अंतर्गत, ऐसे मेगालिथिक साइट अगर देखोगे तो मुंगेर के अंतर्गत बिहार में आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने अपने पिछले लेक्चर वगैरह में आपको बताने का बहुत कोशिश किया है, तो वो हो जाएगा। अगर बात करें कि कहाँ पर है, आप जैसे कि
से आप देखोगे आंसर के तौर पर, तो आपको देखने को बी वाला जो इलाका है कैमूर में आपको क्या हो जाएगा, मेगालिथिक साइट को आपको देखने को मिल जाएगा। मेगालिथिक, जैसे कि श्याम सुंदर तिवारी जी है, एक रिसर्चर है जो सोन वैली सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और उन्होंने मेगालिथिक जो बरियल प्रैक्टिस किया गया है कैमूर हिल के अंतर्गत, जैसे कि रोहतास वाला डिस्ट्रिक्ट हो गया, रोहतास के जो सेनुआर वाला इलाका है, कहाँ पर मैंने बोला सेनुआर, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि हु ऑर्गेनाइज द किसान सभा एट द मुंगेर इन द 1920 1933। मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कशन और डिबेट कर रखा है, तो होप कि आपको ये सब चीज़ें आपको मतलब उस तरीके से नहीं लग रहा होगा। मैंने बता रखा है कि श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर दो लोग मिलकर बिहार में किसान सभा का स्थापना, जो मुंगेर का इलाका है उसमें ये लोग रोल प्ले करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ई। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अपना ये जो बिहार से रिलेटेड, आई थिंक, अच्छा हाँ, कुछ और यहाँ भी क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़ा सा हम लोग ना ना ये पॉलिटिकल से रिलेटेड है, तो हम लोग अगला जो टॉपिक होगा पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे। और यहाँ तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए और छोटा छोटा नोट्स भी बनाइए, क्योंकि जो PYQ क्वेश्चंस होते हैं आपको डायरेक्ट हिट कर जाते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक बेस बना देगा किस स्टेप में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, और बिहार स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन से रिलेटेड भी और जो टॉपिक है उसको भी कवर करा देगा। तो आप प्लीज़ इस पर नोट्स वगैरह छोटा छोटा बनाइए, आप इसको लिखते रहिए। ठीक है, यहाँ तक के लिए आपको बहुत बहुत